सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर सीए फाइनल ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फुल्ली फ्रॉम ICAI मटेरियल। उससे हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने ICAI के एसएम को पढ़ा है अच्छे से, और जो इररिलेवेंट लगता है उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको हम लोगों ने इग्नोर किया है। जस्ट इग्नोर लाइक द फ्रैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। सो जी स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4। सर चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है सर? चैप्टर नंबर 4 का नाम सर सिंपल है, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सर इस चैप्टर का अप्रोच क्या रहेगा पढ़ने का, इसको थोड़ा अपन फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। रीजन भी जो प्रीवियस एग्जाम्स है उसमें से भी ये करीब करीब 5 मार्क्स का चैप्टर आता था। सो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस कम देंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना वो इतना ईजी आ जाए कि अपने को बोनस मार्क्स मिल जाए। सो हमको छोड़ना नहीं है, जो इसमें से अपन लोग इम्पोर्टेंट पोर्शन है ना वो हम लोग सारा कवर करेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मजा आएगा पढ़ने में, फटाफट से पढ़ेंगे। हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जनरली जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता था, मतलब मैक्सिमम 5 to 7 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता था। एक आध कोई MCQ बैठ जाता था, वो बात अलग है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। सो सर इससे पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा? आपको पता चलेगा रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, रिव्यू द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नो द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर, गेन नॉलेज ऑफ रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ अबव कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब थोड़ा ICAI ज़्यादा फोकस करने लग गया है। सो सर चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ऑडिट रिस्क एंड रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ऑडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल के, रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट, फ्रेमवर्क ऑन रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी विल कवर इन दिस चैप्टर। बढ़िया ही चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, मजा आएगा। प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, तो पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने में बोरिंग नहीं है। थोड़ा सा हाँ काफ़ी बार आपको लग सकता है कि यार ये बोरिंग चैप्टर है, लेकिन फटाफट कवर करेंगे। सो फटाफट ये एक केस सिनेरियो पढ़ते हैं। CAY, ऑडिटर ऑफ a company for last 3 years, is said to assess audit risk for the engagement. Before he proceeded, a question struck his mind. Is such an exercise useful for him practically? हाउ असेसिंग ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क यूजफुल कैसे हो सकती है ऑडिटर के लिए? आज अगर मैं, जैसे आप एग्जाम में CA फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, आप क्या करते हो? सबसे पहले आपका जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनमें दिमाग होता है थोड़ा, जो क्या करते हैं कि यार एक काम करते हैं अपन है ना, पहले ICAI क्या क्वेश्चन पूछता है, वो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का, और वो भी क्या करते हैं, खुद से करते हैं, ना कि डायरेक्ट किसी ऑथर का उठा लिया। सो वो लोग खुद से करते, वो सारे क्वेश्चन बैंक लिए उन्होंने, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ICAI का RTPs MTPs उठाई, और वो देखते कि यार चैप्टर में से पूछा क्या जाता है। अब होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट फेल क्यों हो जाता है या मार्क्स कम क्यों आते, कि जो गैप है ना, व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग एंड व्हाट ICAI इज आस्किंग, देयर इज ह्यूज गैप। अब होता क्या है कि आप ICAI तो जो पूछ रहा है उसके प्रिपरेशन आप दूसरी मोड में कर रहे हो, ICAI पूछ रहा है इस डायरेक्शन में और आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो वो गैप बहुत बड़ा है। सो हमको क्या करना है सर, आज प्रैक्टिकली हम जब ऑडिट भी करते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज कौन से हैं। वैसे ही आप CA फाइनल की जब पढ़ाई करते हो ना, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि यार सिग्निफिकेंट चैप्टर कौन से है जहां से मैं मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकता हूँ, ताकि मैं फेल होने की रिस्क रिड्यूस कर सकूँ। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि भाई मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं पूरी बैलेंस शीट के आइटम्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं उन पे ज़्यादा फोकस कर सकूं, उन पे ज़्यादा रिसोर्स एलोकेशन कर सकूं, उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर सकूं, ताकि मेरी जो ऑडिट रिस्क है, कोई नाफरा वगैरह है या फिर ICAI की जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, तो मटेरियल चीज़ें मेरी सारी कवर हो जाए और उनकी नज़र में भी मैं ना आऊँ। सो हाउ असेसिंग ऑडिट रिस्क इज यूजफुल फॉर ऑडिटर एवरी ईयर। ही सीम टू बी कॉट इन सैली अप्रोच सेम एज लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर की अप्रोच फॉलो करता है। टर्निंग टू वेबिनार ऑन द टॉपिक हेल्प हिम इल्यूमिनेट हिज इनसाइट। नॉट ओनली असेसिंग ऑडिट रिस्क इज मैंडेटरी, ऑडिट रिस्क को असेस करना मैंडेटरी है अंडर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इट लीड्स टू ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड ऑडिट क्वालिटी।
ये ऑडिट की इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है आपकी, और आपकी ऑडिट की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। बिसाइड इट ऑल्सो हेल्प ऑडिटर टू प्लान ऑडिट्स इन अ बेटर वे। आप ऑडिट की प्लानिंग भी बेटर वे कर सकते हो अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हो। तो रिस्क असेसमेंट अगर आप करते हो तो आप ऑडिट की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। By understanding the company, उसके internal control, auditor can identify those areas which are prone to misstatements, whether due to error or fraud। सीधी सी बात है, अगर आप इंटरनल कंट्रोल की जानकारी लेते हो कि आज सर ये मेरी रिस्क है, सपोज कोई रिस्क का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार मेरा परचेज ऑर्डर है वो डुप्लीकेट हो सकता है, तो एंटिटी ने कंट्रोल क्या लगा रखा है, अब पीओ डुप्लीकेट हो सकता है, तो एंटिटी ने क्या कंट्रोल लगा दिया कि भाई सेम पीओ नंबर की सीक्वेंस नहीं होगी, एसएपी के अंदर ऑटोमेटिक वो पीओ नंबर दूसरा फेच करेगा। सेम मटेरियल सेम डे 2 बार मंगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक में पड़ा है तो हम लोग नहीं मंगवा सकते, वो एरर डाल देगा कि भाई ऑलरेडी ये क्लोजिंग स्टॉक में आपकी पड़ी है क्वांटिटीज। द रिस्क असेसमेंट नीड नॉट बी सेम एज ऑफ लास्ट ईयर ड्यू टू न्यू डेवलपमेंट्स। देखो यार, रिस्क असेसमेंट अब जो पिछली बार रिस्क किया, जैसे अपने सीए फाइनल में होता है कि यार May 21 का जो अटेम्प्ट था, अभी जैसे May 24 अटेम्प्ट आ रहा है, वो रिलेटिवली मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ा इजी रहेगा सिंस नया सिलेबस है। सो मेजरली आईसीए में भी इट में भी हाईली चांसेस कि भाई सारा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इनमें से डायरेक्टली आ जाए। लेकिन जैसे ही नवंबर 24 आएगा तो सेम अप्रोच जो बच्चे ने अगर May 24 में फॉलो की है वो सेम अप्रोच नवंबर 24 में फॉलो नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेम टू सेम ये चीज़ होती है अपने ऑडिट जब प्रैक्टिकली करते हैं। हम बोलते हैं कि सर 2023-24, अब जैसे 2019-20 में हम लोग कर रहे थे ऑडिट, तो वहाँ पे अप्रोच अलग था, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो पूरा का पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। सो देयर मे बी न्यू डेवलपमेंट लाइक चेंजेस इन लॉज, चेंजेस इन बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, और ड्यू टू चेंजेस इन इंडस्ट्री इन विच द क्लाइंट कंपनी ऑपरेट्स, और ड्यू टू अदर फैक्टर्स। He also learned how understanding business risk of the company and strategy formulated by the company to deal with business risk influences audit risk. He also learned, उसने ये भी जाना कि भाई अगर मैं बिजनेस रिस्क का अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, यार आज मैं अगर सारी की सारी रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और उसके बेसिस पे प्लान करके ऑडिट खत्म करता हूँ, तो उससे बेटर वे क्या हो सकते हैं। आज कोई भी चीज़ देखेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी अच्छा ऑडिटर होता है ना, वो हमेशा रिस्क परस्पेक्टिव से सोचता है कि आज अगर मेरी यहाँ पे रिस्क है तो इसके अगेंस्ट मैंने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। वेयर द कंपनी हैज एन एस्टेब्लिश्ड प्लान टू डील विथ बिजनेस रिस्क पेक्यूलर टू इट, ऑडिटर गेन्स कंफर्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू डील विथ सच बिजनेस रिस्क बाय इवेल्युएटिंग सच प्लान। अब मैनेजमेंट का भी ऑब्वियसली प्लान होगा, मैनेजमेंट को खुद को पता है, वो धंधा लेके बैठा है। सो उसने बोला कि यार बॉस मेरी इतनी रिस्क हो सकती है, जैसे कस्टमर जैसे मेरा मेटल में मैं डील करता हूँ तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट बेसिस पे। सो मैंने टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कि भाई मार्केट प्राइस जो भी हो, मुझे तो ये प्राइस पे चाहिए गुड्स 1 साल के लिए, फिर अगले साल हर साल रिन्यूअल होगा। लेकिन हाँ, एस्केलेशन इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि भाई वो सप्लायर ही आपको प्रोवाइड ना कर सके। सो कंपनी ये कंट्रोल यूज करती है जनरली। सो दीज आर द थिंग्स विच कंपनी हैज ऑलरेडी प्लान। तो आपको क्या करना है, खाली प्लान को क्या करना है, रिव्यू ही करना है। Evaluation of control of a company help auditor in zeroing in those areas where control are deficient। देखो, आप अगर इवेल्युएशन करोगे इंटरनल कंट्रोल कंपनी का अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि भाई रिस्की एरियाज कौन से और आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। इट ऑल्सो एड्स इन डिस्कवरिंग दोज एरियाज वेयर कंट्रोल में बी मिसिंग एंड नॉन एग्जिस्टेंस। आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिलेगी काफ़ी जगह कंट्रोल पे, तो आप क्या कर सकते हो, IFC-FR क्वालिफाई कर सकते हो। इफ कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव और आर मिसिंग, या तो कंट्रोल इफेक्टिव ही नहीं है, कंट्रोल एंटिटी ने लगा रखे लेकिन इफेक्टिव नहीं, या कंट्रोल ही मिसिंग है। काफी बार क्या होता है कि कुछ रिस्की एरियाज होते हैं, जैसे कि भाई मैं कंपनी सेल्स करती है, ठीक है ना, अभी सेल्स करती है तो 31 मार्च को क्या कट ऑफ प्रोसीजर अप्रोप्रिएट थे, तो काफी कंपनी क्या करती है कि यार मेरी फैक्ट्री से माल निकल गया, सो 31 मार्च को मैं सेल्स रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन इंडिया 115 बोलता है कि भाई तुम्हारा रिस्क एंड कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए। कंट्रोल कौन से पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहा है, अब पता चलता है कंट्रोल तो कस्टमर की साइड पे ट्रांसफर हो रहा है, और कस्टमर बैठा है बेंगलोर में और गुड्स है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद टू बेंगलोर पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। अब बीच में कुछ हो गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, भेजने वाले की। सो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब वो कस्टमर की साइड पे पहुंचेगा। सो बेंगलोर पहुंचे 5 अप्रैल को, तो वो कट ऑफ प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली फॉलो की है या नहीं की है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है सर, वो आगे पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे कंट्रोल रिस्क। बाई यूजिंग नीडेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लाइक इंक्वायरीज हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन से मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले एरियाज है वो हमको ध्यान में रख सकते हैं। इट वुड ऑल्सो अल्टीमेटली लीड टू परफॉर्मिंग एन इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव ऑडिट। सो बेसिकली सर
चलो ये छोटा सा पैरा और पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर बेसिकली सारांश बता देता हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑडिटर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्या होगा अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आपने आइडेंटिफाई की। जनरली वी क्वालिफाई IFCFR या फिर लेटर ऑफ वीकनेस भी इशू कर सकते हैं। Besides having an impact on audit risk, auditor has also a responsibility to communicate such deficiencies to the management, to those responsible for। भाई उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर मैनेजमेंट को बताए, TCWG को बताए। इट में इंड्यूस दो सिटिंग इन बोर्ड रूम में जो बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या उनको बताने की भी जिम्मेदारी है ताकि वो क्या ले सके, करेक्टिव एक्शंस ले सके। सो दीज आर द थिंग्स। ये केस स्टडी आपको क्या बताना चाह रही है, सिंपल सा मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर का मकसद क्या है कि भाई आज देखो ये है ना चैप्टर प्रैक्टिकली जबरदस्त काम में आता है। प्रैक्टिकली ये चैप्टर भयंकर काम में आता है, इवन तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है अब तक। लेकिन हाँ ICAI अब एग्जाम में पूछेगा तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मुझे ज्यादा लग रहा है। रीजन भी, जब भी मैं ICAI का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ ना तो उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अब जो रटाफिकेशन, देखो रटना तो पड़ेगा ही आपको, टेक्निकल जार्गन्स तो आपको रटना है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जो ICAI पूछना चाह रहा है वो मुझे लगता है इस बार कवर करेगा। तो इस बार इस चैप्टर का कवरेज बढ़ सकता है। ये चैप्टर प्रैक्टिकली आपको भयंकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना और रिस्क एसेस करना ये भयंकर, अगर ऑडिट में आपने ये कर लिया ना तो समझ लो आपका आधा काम तो हो ही गया। सो ये चैप्टर बेसिकली बताना क्या चाह रहे भाई कि आज मुझे अगर ऑडिट की प्लानिंग करनी है ना तो रिस्क आइडेंटिफाई करना और रिस्क असेस करना मेरे को इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मटेरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। ये रीड ओनली पेज है, इसको कर दो क्रॉस, फटाफट चलो 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 क्रॉस कर दो, पूरा का पूरा क्रॉस कर दो, इसमें कुछ भी नहीं है आपके पढ़ने लायक, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट होता है सर हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क सबसे पहले क्या होता है, एक ऑडिट रिस्क होती है। ऑडिट रिस्क क्या होगी, आज अगर ऑडिटर की क्या रिस्क होगी कि जो उसने ओपिनियन दिया है ना वो गलत हो गया, जो उसने ओपिनियन दिया है ना वो गलत हो गया। जैसे जो भी उसने ओपिनियन दिया है, भाई उसने बोला कि ट्रू एंड फेयर व्यू गलत है, तो वो क्या हो गया मेरा ऑडिट रिस्क। सो ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन सॉरी, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ऑन किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो ऑलरेडी क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। सो ऑडिट रिस्क क्या हो गया सर, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन किस पे, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मटेरियली मिसस्टेटेड है। एक बार वापस से सर ऑडिट रिस्क क्या हो गया, ये डेफिनेशन आपको हर जगह काम में आने वाली है। सर ऑडिट रिस्क क्या हो गया, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन किस पे, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। ठीक है, देखो एनी मटेरियल एरर्स एट ऑल कोट बाय कंट्रोल। सबसे पहले मटेरियल एरर है तो क्या कंट्रोल एंटिटी ने जो कंट्रोल लगा रखा है उस पर उन्होंने कैच कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाए, तो क्या कोट बाय अवर ऑडिट, क्या हम लोगों ने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की उससे हम लोगों ने पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, तो हम लोगों ने क्या दे दिया, गलत ओपिनियन दे दिया। देखो अब ये ना ये पैराग्राफ आपको समझ कब आएगा, ये आपको पैराग्राफ समझ आएगा जब आप नीचे वाला पढ़ोगे कि ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट क्या होते हैं। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट होते हैं इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। पहले इसका मैं समझाता हूँ मतलब क्या होता है। सो सर हम बोलते हैं कि सर ये है हमारी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के सर 3 कंपोनेंट आपने बताए, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, IR, CR, DR। ठीक है सर, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, जिसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक्चुअली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोविड का सिनेरियो आया, व्हाट वी कैन डू, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, वो इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट के अंदर। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ऐसी कुछ असर्शंस को ये इफेक्ट कर जाए, मतलब सेंसिटिविटी भयंकर है इसकी, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर जो लीगल डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये CR और DR ये मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CR क्या बोलता है, कंट्रोल रिस्क क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट, जैसे जो भी रिस्क है उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट ने क्या लगा रखे होंगे, कंट्रोल। ठीक है ना भाई, जैसे रिस्क मेरी क्या है कि आज मेरा इनवॉइस की एंट्री डुप्लीकेट हो जाए, इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट हो जाए, सपोज इनवॉइस नंबर क्या हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, तो एंटिटी ने कंट्रोल क्या लगा रखा है कि भाई मैंने SAP सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है और उसके अंदर सिक्वेंसिंग, जैसे आज मैंने एक इनवॉइस जनरेट किया तो वो 1+1 लेके लॉजिक लगा रखा है ऑलरेडी, सेकंड नंबर ही इनवॉइस जनरेट होगा, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता SAP के अंदर। सो इसके अगेंस्ट मैंने कंट्रोल क्या लगा रखा है, SAP। ठीक है, सो कंट्रोल रिस्क बेसिकली क्या होगा कि रिस्क है ना,
ये मेरी रिस्क है। लेकिन जो एंटिटी ने कंट्रोल लगा रखा है ना, उससे भी इफेक्ट नहीं आ पाया, बेसिकली उससे भी कैच नहीं कर पाए। भाई एंटिटी ने जबरदस्त कंट्रोल लगा रखा है, लेकिन फिर भी क्या नहीं कर पाए हम लोग, कैच नहीं कर पाए। एंटिटी का जो कंट्रोल है ना, वही कैच नहीं कर पाया रिस्क को। तो ये क्या हो सकती है, कंट्रोल रिस्क। मतलब जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल प्लेस कर रखा है फॉर ऑडिट रिस्क, वो भी कैच नहीं कर पाया। सर डिटेक्शन रिस्क ये होता है ऑडिटर की तरफ से, ये ऑडिटर का रिस्क होता है। ये कंट्रोल रिस्क जो होता है ना, ये मैनेजमेंट का रिस्क होता है, मैनेजमेंट का रिस्क। और ये ऑडिटर का रिस्क ये होता है ना, एक्सटर्नल सिनेरियो की वजह से होता है, एक्सटर्नल या मार्केट रिस्क हो गया बेसिकली। सो इन मार्केट रिस्क हो गया। अभी ऑडिटर का रिस्क क्या है कि भाई ऑडिटर ने बोला कि यार रिस्क क्या हो सकता है, जैसे सपोज मेरा, जैसे मैंने सेल्स रिवर्सल का एग्जांपल दिया कि भाई मैंने सेल्स किया, कंट्रोल हो रहा है कस्टमर की साइट पे ट्रांसफ़र, लेकिन मैंने अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाया मैं, या मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उससे ये कैच नहीं हो पाया। मतलब जो ऑडिटर के प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑडिटर प्रोसीजर अनेबल टू डिटेक्ट रिस्क, अनेबल टू डिटेक्ट रिस्क, तो वो क्या हो गया मेरा डिटेक्शन रिस्क, ठीक है ना। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ऑडिट रिस्क, तीन रिस्क से ऑडिट रिस्क है ना, जो तीन को मिला के बनता है, तीनों का प्रोडक्ट है कि एक तो जो हो गया इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ये होता है ऑडिटर का, ये होता है मेरा मैनेजमेंट का, और ये होता है मेरा मार्केट रिस्क। सो इन तीनों को अगर गुना कर दूं मैं, इन मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा हो जाएगा ऑडिट रिस्क। देखो ये भी हुआ, और इस पे मैंने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो मैं फंसा। कंट्रोल रिस्क भी मैंने चेक नहीं किया, बेसिकली यहाँ पे मैं इसको मिटिगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, IFC की टेस्टिंग करता हूँ, और इसको मिटिगेट करने के लिए मैं डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता हूँ। अब जैसे मैं काफ़ी बार, जैसे सपोज सेल्स है, अभी सेल्स है, ठीक है ना, एक तो मैं सेल्स में इनवॉइस टेस्टिंग कर लिया, इनवॉइस चेक कर लिया, ई-वे बिल चेक कर लिए, और मैंने शिपिंग बिल चेक कर लिया, सब चीज़ें चेक कर ली, तो उससे तो मुझे कुछ रिस्क मिला नहीं, लेकिन जैसे मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए कि भाई एक ही दिन सेल्स ऑर्डर बनता है, सेम कस्टमर को बनता है, या डिफरेंट कस्टमर मान लो, चलो डिफरेंट कस्टमर सेम क्वांटिटी और सेम लोकेशन पे बनता है, तो फिर प्राइस में गैप क्यों हो सकता है, जबकि दोनों कस्टमर क्या है, मेरे फर्स्ट टाइम कस्टमर है। तो प्राइस में इसको मैं दे रहा हूँ 100 रुपये और इसको मैं दे रहा हूँ 150 रुपये में, तो रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ 50 रुपीज़। ये चलो हम लोगों को इनवॉइस टेस्टिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसको मिटिगेट करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि ऑडिट रिस्क तीन रिस्क से मिलकर बनता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। सो सर इनहेरेंट रिस्क का हम लोग देखते हैं, लीगल डेफिनेशन देखते हैं, या एकदम ICAI की लैंग्वेज वाली डेफिनेशन, ससेप्टिबिलिटी, बेसिकली बोले तो सेंसिटिविटी ऑफ एन असर्शन टू ए मिस स्टेटमेंट। मतलब वो मिस स्टेटमेंट के कितना बाजू में है, डेट कुड बी मटेरियल है, इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेटेड, या तो खुद अकेला मटेरियल है, या तो खुद अकेला दमदार आदमी है, या तो खुद अकेला दमदार एरर है, या सबके साथ मिलके, वो बोलते हैं ना सबके साथ विकास करने वाला, या तो सबके साथ विकास करने वाला, बेसिकली सबके साथ मिलके वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया विथ अदर मिसस्टेटमेंट, अज्यूमिंग डेट कोई रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं है इसके लिए। अब जैसे इसका बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, नोकिया कंपनी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया लेकिन नोकिया शिफ्ट नहीं कर पाया, तो आज क्या आ गया, इसका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ गया, ऑलमोस्ट चला ही गया था। सो उन्होंने क्या नहीं किया, मार्केट का एनालिसिस नहीं किया, एंटिटी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। नोकिया बोली नहीं भाई मैं तो मेरा ही प्रोडक्ट डील करूंगी, ऐसा नहीं होता है, कस्टमर का रिसर्च प्रॉपर नहीं किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस नहीं की। इनहेरेंट रिस्क जो है ना, वो FS लेवल पे भी की जाती है एंड असर्शन लेवल पे भी की जाती है, लेकिन अब जैसे नोकिया का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, ऑलमोस्ट खतरे में क्या, पूरा खत्म ही हो गया गोइंग कंसर्न। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इनहेरेंट, मतलब ये हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड हो गया तो काफ़ी सारे बिजनेस ही बंद हो गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स माइट मेक ए प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। अब अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, सपोज आज नोकिया के कीपैड फोन उस टाइम कौन खरीदता, कोई नहीं खरीदता। अभी सपोज नोकिया का फ़ोन आता है 2500 रुपये का और 100 पीस पड़े किसी के पास, तो वो इन्वेंट्री कितने पे दिखाएगा, 2.5 लाख रुपए पे। लेकिन आज उसकी वैल्यू कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, चलो
₹100 तो कोई देगा नहीं उसको, 100 मोबाइल बेचे उसके 2,500 रुपये तो कोई देगा नहीं। अब वो ऑफर निकालेगी, वो सब करेगी तो ₹1,000 मैक्सिमम। तो आज उसकी इन्वेंट्री कितने पे बुक होनी चाहिए? ₹1,00,000 पे, लेकिन इन्वेंट्री बुक कितने पे? ₹2,50,000 पे। तो ये क्या हो गया? ओवर स्टेटेड। अगर ये ₹2,50,000 से बुक है इन्वेंट्री तो मेरा ₹1,50,000 से प्रॉफिट ज़्यादा है, ओवर स्टेटेड है। आपकी सिनेरियो तो ये है। थोड़ा सा समझ आया इनहेरेंट रिस्क का? अब देखो ये थोड़ी सी कॉमेंट्री दे रखी है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। रिस्क ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू द ऑडिटर माइट इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया विच कुड बी मिसस्टेटेड, हाई वैल्यू इन्वेंट्री हो गया, सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो गया, लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हो गया, वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऐसी इंडस्ट्री जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गया, जो गैजेट वाली इंडस्ट्री है वहाँ पे हो गया, जो एजुकेशन वाला है वो इंडस्ट्री हो गया। सो दीज आर द इंडस्ट्री, वहाँ पे इनहेरेंट रिस्क हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो ऑडिटर को यहाँ पे क्या रहना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है कि भाई क्वेश्चनिंग पूछते रहने कि भाई मार्केट में चेंज हो गया तो आप क्या करोगे। अभी जैसे आ गया दूसरा, आ गया कंट्रोल रिस्क। डू इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस मिटिगेट द इनहेरेंट रिस्क। एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑन ए टाइमली बेसिस। चलो टाइमली बेसिस पे वो क्या नहीं कर पाया? रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाया। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कंट्रोल रिस्क। सम कंट्रोल रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमेशा कंट्रोल रिस्क तो रहेगी। रीजन क्या है उसका? इनहेरेंट लिमिटेशन है बस। किसमें? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। डिटेक्शन रिस्क सिंपल सा, ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट ए मिसस्टेटमेंट। अब क्यों नहीं कर पाया वो? क्योंकि उन्होंने इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगा लिए, या अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को मिस अप्लाई किया, गलत तरीके से अप्लाई किया, या मिस इंटरप्रेट किया रिजल्ट, कि भाई ऑडिट प्रोसीजर से जो रिजल्ट आए उसको ही मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो यहाँ पे आपका ऑडिट रिस्क का पार्ट खत्म होता है। थोड़ा अपन ने काफ़ी डिटेल में समझा क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो बेस है। अब थोड़ा हम फटाफट भागेंगे, फट भागेंगे। सो सिंपल सी ऑडिट रिस्क का क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट, एंड डिटेक्शन रिस्क। सो ऑडिट रिस्क को दूसरी तरह से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब हो गया इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। सो सिंपल सा कुछ नहीं है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इन दोनों को बोला है कि आप इसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बोल सकते हो, इनटू डिटेक्शन रिस्क भी बोल सकते हो, इक्वल टू ऑडिट रिस्क हो गया। ठीक है ना? देखो एक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना, जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है ना वो हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होगी। किससे? डिटेक्शन रिस्क से। और ऑडिट की जो मटेरियलिटी है ना वो भी इन्वर्सली रिलेटेड होगी ऑडिट रिस्क से। ऑब्वियस ही बात है। तो जैसे मेरा ऑडिट रिस्क है वो अगर हाई है तो मेरी मटेरियलिटी क्या होगी? मटेरियलिटी में कितनी रखूंगा? लो रखूंगा, कि भाई मुझे मटेरियलिटी में 1,00,000 ही रखूंगा ताकि 1,00,000 के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब ऑडिट रिस्क लो है तो मैं मटेरियलिटी हाई रख सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई 10,00,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन देखने की ज़रूरत हमको नहीं है। सो यहाँ पे हमारा पोर्शन खत्म होता है। ये क्रॉस करते जाओ, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। ये एक सिंपल सा है कि जो पीएनएल के असर्शन है, जो बैलेंस शीट के असर्शन है, जो हम लोग पढ़ते हैं इंटर के अंदर। भाई पीएनएल के असर्शन कौन से हो गए? अकरेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, कट ऑफ हो गया और क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट के असर्शन कौन कौन से? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। इसको आप रीड ओनली मार्क कर लो, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। सो दीज आर द थिंग्स हम लोगों को फटाफट कवर करनी है। देखो ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट 2 लेवल। ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना उसको 2 जगह एसेस करना है। सबसे पहले एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, दूसरा एक सेकेंड, हाँ। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर को जो ऑडिट रिस्क करना वो असेस 2 जगह करनी है। एक तो ओवरऑल एफएस लेवल पे एक, और दूसरा असर्शन लेवल पे, ठीक है ना। एफएस लेवल पे बोले तो पूरे एक बैलेंस शीट आइटम्स वाइज, और दूसरा असर्शन लेवल पे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े कि भाई अकरेंस में इशू हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सेल्स रिवर्सल का, तो वो कट ऑफ में इशू हो सकता है। सो ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट 2 लेवल। फर्स्ट क्या है?
भाई ओवरऑल एफएस लेवल, रिस्क विच रेफर, उसका मतलब क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दैट रिलेटिव परसेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शन, मेनी आइटम्स एज वेल एज मेनी असर्शंस को वो इफेक्ट करता है। तो वो एट मेरा क्या हो गया, एफएस लेवल। दूसरा हो गया विथ स्पेसिफिक असर्शन वाला, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर वेल, जिसका मतलब क्या होगा कि वो एक क्लास, एक ट्रांजैक्शन या एक डिस्क्लोजर को ही वो इफेक्ट कर रहा है। तो वो मेरा क्या हो गया, इंडिविजुअल असर्शन लेवल। ठीक है ना। हाँ, अब आता है मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी तक तो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली किसकी, खाली कि सर रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है। अब सर हमें रिस्क तो आपने बता दिया, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए सर हमको, लेकिन सर 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 रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करने का। आज मैं एक इंटर्न हूँ, बढ़िया सा ऑडिटर हूँ, अच्छा ऑडिटर हूँ, मेरी को मेहनत भी है। अब मुझे करना कैसे है, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऐसे कौन से स्टेप्स है जिससे मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। सो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, आप एसेस करो सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेस्ड रिस्क, इम्पैक्ट देखो और रिवाइज करो मटेरियलिटी। देखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का स्टेप है। अब आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई की, सपोज जैसे मेरे को यहाँ पे लगता है कि भाई कट ऑफ प्रोसीजर में फेलियर है। अब आप रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो ऑडिट प्रैक्टिकली कैसे होता है, जैसे आप परचेज है, आपको परचेज टू पेमेंट है या सेल्स टू रिसीवेबल है, सेल्स टू रिसीवेबल है। सो आपको क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो आप इन दोनों की क्या पढ़ोगे, IFC प्लस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप क्या करोगे, एक पूरे ट्रांजैक्शन परचेज का आप क्या करोगे, उसका वॉक थ्रू करोगे, फिर आप उसका क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे कि जो कंट्रोल लगा रखे एंटिटी ने पहले तो वो बराबर काम कर रहे हैं, और जो वॉक थ्रू करोगे वो अच्छे से करोगे। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एसेस करोगे। अब आपने यहाँ से पता चला कि यार यहाँ पे मेरा कंट्रोल फेल हो रहा है, यहाँ पे एंटिटी ने या तो कंट्रोल मिसिंग है या जो कंट्रोल लगा रखा है वो इनएफिशिएंट है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है। सिग्निफिकेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इंपॉर्टेंट है, फिर उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है मेरे एफएस पे, और फिर आप क्या करोगे, मटेरियलिटी रिवाइज करोगे। सो मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ रिविजन ऑफ मटेरियलिटी, रिविजन ऑफ मटेरियलिटी। अब रिवीजन क्यों होगा मटेरियलिटी, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है एज वेल एज उसका इम्पैक्ट भी बड़ा है, और फिर हमें रिवाइज करनी पड़ेगी मटेरियलिटी। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब बेसिकली लाइकलीहुड कितना है उस रिस्क का। डेली है, डेली ट्रांजेक्शन होता है उसमें रिस्क निकला है, फोरनाइटली है, क्वार्टरली है या ईयरली मेरा कंट्रोल है। डॉक्यूमेंट द असर्शंस दैट आर इफेक्टेड, जो आपके असर्शंस इफेक्ट हो रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, असर्शंस जो अफेक्ट हो रहे हैं। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन ईच ऑफ द असर्शन, इम्पैक्ट क्या है ऑन असर्शंस पे, इम्पैक्ट क्या है असर्शन पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट वुड रिक्वायर सेपरेट अटेंशन, जिनको सेपरेट अटेंशन चाहिए होगा, सेपरेट अटेंशन। इंक्वायर करो और डॉक्यूमेंट करो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स लो। समझाता हूँ, टेंशन मतलब पहले पढ़ लो। कंसिडर द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नेचर क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है ना। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, यूनिक है क्या रिस्क मेरा। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक नीड टू बी एड्रेस्ड इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या परफॉर्म करूंगा। एंड ठीक है, चलो सर रिस्क आइडेंटिफिकेशन का स्टेप्स क्या रहेगा। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि वो सिग्निफिकेंट कितनी है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, आई विल एसेस द सिग्निफिकेंस, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, और आई विल रिवाइज द मटेरियलिटी लेवल। वहां मेरा काम खत्म हो गया कि भाई इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी जबरदस्त है, जो उसका इम्पैक्ट है वो भी जबरदस्त है, एंड आई विल रिवाइज द मटेरियलिटी। जस्ट अ मिनट। दूसरा, चलो मैंने सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंस चेक कर लिया। सबसे पहला मैंने काम क्या किया, उसका सिग्निफिकेंस चेक कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, सिग्निफिकेंस मैंने चेक कर लिया, देन आई विल डू लाइकलीहुड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आई विल चेक लाइकलीहुड। ठीक है ना, थोड़े से स्पेलिंग में गलती है लेकिन समझ लेना। डॉक्यूमेंट द असर्शंस, असर्शंस कौन सा इफेक्ट हुआ है, असर्शन अफेक्टेड, असर्शन इफेक्टेड। एंड फिर मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा पहले थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन असर्शन। एक तो ये बेल्ट हुआ मेरा पूरा, कंसिडर
इम्पैक्ट, ये 4 पॉइंट्स का एक बैच हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 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 मेरा, चलो मैं तो बैलेंस कन्फर्मेशन भेजता हूँ, मैं बैलेंस कन्फर्मेशन भेजता हूँ किसको, एंटिटी को, लेकिन एंटिटी भेजती है, मतलब आज मैं XYZ कंपनी का ऑडिटर हूँ, क्या XYZ कंपनी खुद भी प्रोसीजर परफॉर्म करती है फॉर भेजना बैलेंस कन्फर्मेशन का? क्या हाँ? अगर हाँ है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा उसका सिग्निफिकेंस कितना है। भाई सिग्निफिकेंस तो जबरदस्त है। रीजन भी, सपोज XYZ कंपनी में एक पार्टी, और XYZ लिमिटेड बेचती कब है, 31 अक्टूबर को बेचती है एक तो, और एक बेचती है आपका, या 30 सितंबर को बेचती है एक तो, और एक बेचती है आपका 31 मार्च को। तो उसका लाइकलीहुड क्या हो गया सर, हाफ ईयरली हो गया, ठीक है ना। असर्शंस सर कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका, असर्शंस कौन सा इफेक्ट हो रहा है कि मेरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला भी इफेक्ट हो रहा है, मेरा अकरेंस को भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी मेरा इफेक्ट हो रहा है। रीजन भी, सपोज समझो XYZ जो कंपनी है उसका A लिमिटेड का बैलेंस XYZ में दिख रहा है 1000 रुपया, सपोज 1000 रुपीज़, लेकिन जब A लिमिटेड से उसने कन्फर्मेशन बनाया ना, उसने भेजा ना, तो उसने बोला कि भाई मेरा तो रुपया 2000 है, ऐसा कैसे? चलो एंटिटी ने कंट्रोल लगा रखा है, बहुत बढ़िया बात है, उसको पता तो चल गया, लेकिन ये भाई साहब क्या करते हैं, रिकन्सिलेशन ही नहीं बनाते, मतलब रिकन्सिलेशन का प्रोसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चलो तुम लोगों ने बैलेंस को मैच करने के लिए बैलेंस कन्फर्मेशन की एक्सरसाइज तो परफॉर्म करी, लेकिन भाई उसका रिकन्सिलेशन भी तो करना पड़ेगा एक फर्दर स्टेप जाके। तो रिकन्सिलेशन एंटिटी ने कंट्रोल नहीं लगा रखा, एंटिटी ने खाली बोल रखा कि बैलेंस कन्फर्मेशन भेजने, रिकन्सिलेशन का कुछ डाल नहीं रखा है। तो हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं वो बढ़िया जोरदार लोग हैं, उन्होंने बोला ठीक है, खाली एंटिटी ने बोला है ना बैलेंस कन्फर्मेशन मंगवा लिए, और ऑडिटर को लाके दे दी। अभी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि भाई इसका रिकन्सिलेशन क्या है। ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट भाई इसका रिकन्सिलेशन क्या है, 1000 रुपये का डिफरेंस क्यों है? तो मैनेजमेंट बोला सर हमारा तो खाली कंट्रोल इतना ही है। तो ऑडिटर को पता चला कि भाई ये तो कंट्रोल ही मिसिंग है, कंट्रोल मिसिंग है। तो इसमें मेरे कौन से असर्शंस इफेक्ट हुए, ये इसका मैं लाइकलीहुड क्या है वो मैं चेक करूंगा, और इसका सिग्निफिकेंस कितना है वो मैं चेक करूंगा। फिर लास्ट में मैं क्या आंसर कंक्लूड करूंगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है। अब मेरी 10,000 की बैलेंस शीट है और उसमें 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो 10% हो गया। सो आई विल डू दिस। यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपके क्लोज हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट का एक बेल्ट हुआ वो क्लोज हुआ। अभी मैं आइडेंटिफाई करूंगा सिग्निफिकेंट रिस्क जिसको सेपरेट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, सेपरेट अटेंशन की जरूरत है। फिर मैं क्या करूंगा, इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से, किससे इंक्वायर किया, मैनेजमेंट से। दूसरा मैं क्या करूंगा, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा उसका, और कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं देखूंगा, यूनिक है कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैं चेक करूंगा, या फिर एग्जिस्टेंस से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं चेक कर लूंगा, और मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू लेके चलते हैं। अब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे रिकन्सिलेशन का नहीं है, तो सेपरेट अटेंशन मुझे किस किस को देना पड़ेगा, ट्रेड पेबल एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल एज वेल एज बैंक्स। इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, सेपरेट अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, रिकन्सिलेशन का प्रोसेस नहीं है, कंपनी BRS भी नहीं बनाती। फिर आई विल इंक्वायर मैनेजमेंट कि भाई इसका रिकन्सिलेशन डिफरेंस का रीजन क्या है, और आपने रिकन्सिलेशन का कंट्रोल क्यों नहीं रखा है। तो पहले तो मैं वो डॉक्यूमेंट कर लूंगा। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बॉस क्या है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भाई इस रिस्क में रिकन्सिलेशन ही नहीं बनता है, बैलेंस तो पता चल जाता है, बैलेंस कन्फर्मेशन का प्रोसेस है, लेकिन रिकन्सिलेशन का प्रोसेस नहीं है। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे लिए क्या हो गई, रिकन्सिलेशन की प्रोसेस। अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करूंगा, मैं सिंपल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मैं ये मेरी एक्सेल शीट है, मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लिखूंगा, पार्टी नेम XYZ, फिर मेरा बैलेंस का एज पर बुक्स कितना है, A लिमिटेड के हिसाब से 1000 रुपया, और एज पर पार्टी कितना है 2000 रुपया, डिफरेंस क्या है 1000 रुपया। इस पर मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करूंगा, आई विल सेंड ए मेल टू द मैनेजमेंट आस्किंग द रीजन फॉर द सेम, एंड मुझे आप बताओ। और अगर वो नहीं बता पाता है तो मैं जो एज पर पार्टी वाला है बैलेंस वही मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट कर लूंगा, ठीक है। ये एक जोरदार चीज़ थी, यहाँ तक हम लोगों ने समझा, बहुत बढ़िया चीज़ थी, होप सो आपको समझ भी आया होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर लंबा है, काफ़ी खींच रहे हो, काफ़ी खींच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर का बेस है ना, फिर आपका फटाफट इजी हम लोग थोड़ा भागेंगे।
अब देखो पॉसिबल पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकता है। ये असर्शंस है मेरे, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग और कट ऑफ प्रोसेसर। अब देखो कंप्लीटनेस में क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि भाई ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कंप्लीटनेस का इश्यू है। सोर्स जो डॉक्यूमेंट है ना वही प्रिपेयर नहीं किए, सोर्स डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर नहीं किए और कैप्चर भी नहीं किए। और जो रिजेक्टेड थे सोर्स डॉक्यूमेंट, अब जैसे मैं सिंपल सा बताऊं, एक सेल्स का ट्रांजेक्शन है वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये सेल्स होगी, ठीक है ना। उसका इनवॉइस हम लोगों ने बनाया नहीं, इनवॉइस भी नहीं बनाया, चलो। और इनवॉइस को हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाए कि कौन सा इनवॉइस हम लोगों को बनाना था या कौन सा इनवॉइस मिसिंग है, और या हम लोगों ने कैंसिल कर दिया इनवॉइस, उसकी हमारे पास डिटेल्स ही नहीं है। एग्जिस्टेंस में क्या हो सकता है, फिक्टिशियस या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन मैंने एंटर कर लिए। सोर्स डॉक्यूमेंट जो मेरे है ना वो ओवर स्टेटेड है, और जो ट्रांजैक्शन है ना वो मेरा डुप्लीकेटेड है ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। एक ही इनवॉइस की मैंने 2 बार एंट्री कर दी। कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंटेड डुप्लीकेटेड, सोर्स डॉक्यूमेंट ही डुप्लीकेट है, इनवॉइस ही 2 बार बना दिया मैंने। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कैप्चर्ड है सब्सिडरी लेजर में। रिकॉर्डिंग में मैंने क्या किया कि इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग कर दी, इनवॉइस है 1000 रुपये का, मैंने 2000 से एंट्री कर दी। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन इज इनएक्यूरेट, ट्रांजेक्शन का प्रोसेस ही इनएक्यूरेट है और इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी लेजर। अब मेरा आता है कट ऑफ प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन दैट अकर इन वन पीरियड आर रिकॉर्डेड इन अनदर पीरियड, जैसे वो सेल्स रिवर्सल वाला मैंने आपको बताया। सो यहाँ तक मेरा खत्म हुआ है। इलस्ट्रेशन आपको 1 खुद को पढ़ना है, बहुत ईजी सा है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे मेरा नया कंसेप्ट चालू होता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। यहाँ से थोड़ा हम लोग स्पीड से भागने की कोशिश करेंगे, रीजन बिंग थोड़ा सा इजी टॉपिक है बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है टॉपिक 1 के अंदर, जो हमारा ऑडिट रिस्क है। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच अगर जितना आप रखोगे ना, जितना अच्छे से करोगे ना, उतनी ये ऑडिट आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या होता है सर, पहले तो ये बताइए। ये क्या करता है, एनालाइज करता है ऑडिट रिस्क को। ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेट्स करता है मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क एनालिसिस। ऑडिट रिस्क ज्यादा है, मटेरियलिटी कम, ऑडिट रिस्क कम है, मटेरियलिटी ज्यादा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, डेवलप करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। जैसे रिस्क होगा उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ऑडिट प्रोग्राम दैट अलोकेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ ऑडिट रिस्क रिसोर्सेज टू हाई रिस्की एरियाज। ये मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। सीए फाइनल का चलो एग्जांपल लेता हूँ। सीए फाइनल रिस्क बेस्ड ऑडिट या रिस्क बेस्ड हमारा प्लान कैसे होगा, ऑडिट है, मार्क्स नहीं आते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें। सो सबसे पहले हम लोगों ने एनालाइज किया कि भाई ऑडिट सब्जेक्ट में हम लोग बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, चलो वो हम लोगों ने एनालाइज तो कर लिया। अभी हम लोगों ने मटेरियलिटी वहाँ पे ज़्यादा रखा कि हमारा जो मटेरियल टाइम रहेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अलोकेट करेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक डेवलप किया एक प्लान, स्टडी प्लान भी डेवलप ऐसा किया कि ऑडिट को हम लोग ज़्यादा टाइम दे सके। और जो हमारे मैन आवर्स है ना, जो हमारे पढ़ाई के घंटे हैं ना, उसको भी मैंने ऑडिट को ज़्यादा दिया। होप सो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। It focuses primarily on the identification and assessment of financial statement misstatement risk and provide a framework to reduce the impact on financial statement of these identified risk to an acceptable level before rendering an opinion. देखो आप जब रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हो ना, तो आपको क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो भी आप ओपिनियन दे रहे हो ना, उसका जो रिस्क है ना वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाता है। अब देखो ऑडिट है, मुझे ये पता है कि मेरा फेल होने का सबसे बड़ा मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ऑडिट। अभी मैंने ऑडिट में अगर अच्छे से घंटे दिए, अच्छे से पढ़ाई की उसकी, तो मैं 50-60 नंबर ले आऊँगा, तो मेरा रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गया कि चलो 40 तो आ जाएंगे मेरे। ये सब्जेक्ट मैंने ऐसे प्रिपेयर किया कि 40 तो मिनिमम है, तो मैंने जो रिस्क है ना वो रिड्यूस कर दी कि हाँ भाई एक्सेप्टेबल लेवल है, 40 आ जाएंगे, आई विल फाइन वैसा। This affords an opportunity to the auditee to improve its operation from recommendation on the risk that do not have a current impact on the financial statement, but on the impact the auditee's entities operational strategies and performance over the longer term. आप entities को भी हेल्प करोगे। अगर देखो हर किसी आदमी का पर्सपेक्टिव है ना अलग होता है, हर किसी के बिजनेस करने का जो स्टाइल है ना वो भी अलग होता है, हर किसी के सोचने का तरीका भी अलग होता है। तो आप अपना ओपिनियन दोगे कि भाई ये तेरे में कमी है। ऑडिट रिस्क एनालिसिस में बेसिकली ऑडिट रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हमेशा बोलता हूँ एक बात कि एरर और फ्रॉड से होता है। एरर हमेशा अनइंटेंशनल होता है और फ्रॉड इंटेंशनल होता है। जो ये क्रॉस कर रखे ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जनरल स्टेप्स क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न भी करना है, इंपॉर्टेंट भी है। सर रिस्क बेस्ड ऑडिट है तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे होता है, एरर या फ्रॉड से। अभी जैसे मैंने बोला कि बैलेंस कंफर्मेशन का प्रोसीजर तो है, लेकिन रिकंसिलेशन करनी है, तो वो एरर है या वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, वो हमें चेक करना है। फिर हमको डेवलप करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले तो हम लोगों ने एसेस कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
फिर हम लोगों को क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है और हमें फिर ऑडिट रिपोर्ट पे इशू करना है अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। ये 3 चीज़ें होती है रिस्क बेस्ड ऑडिट की स्टेप्स, ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्क रेस्पॉन्स हो गया और रिस्क रिपोर्टिंग हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क असेस किया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम लोगों ने रिस्क को क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिपोर्टिंग किया, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट मेरा क्या होता है, ठीक है। अभी रिस्क असेसमेंट में फेज में दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स विच विल असेस अवर रिस्क असेसमेंट। अभी देखो रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। रिस्क मुझे एसेस करना है तो मेरे दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। मैं रिस्क को एसेस कैसे करूंगा? सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसीजर। मैं जब भी नया एंगेजमेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, एक चेकलिस्ट मेरी क्लाइंट एक्सेप्टेंस की एज पर SA 210 एज वेल एज SQC1 उसकी चेकलिस्ट के हिसाब से कि भाई क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में तो नहीं है, क्लाइंट इंटीग्रिटी तो नहीं है, क्लाइंट का एडवर्स मीडिया कमेंट तो नहीं है, ये सारे मैं प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ ताकि यहाँ से मैं क्या कर सकूँ, रिस्क एसेस कर सकता हूँ। प्लान करता हूँ ओवरऑल एंगेजमेंट को, ओवरऑल एंगेजमेंट की प्लानिंग करना कि भाई मेरा कौन से मटेरियल आइटम्स है, कौन से इमटेरियल आइटम्स है जहाँ मुझे फोकस नहीं करना है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बिजनेस को, उसके बाद मैं बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेलेवेंट कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के जो प्रोसीजर है वो मैं चेक करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एसेस करता हूँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आइडेंटिफाई करता हूँ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। कम्युनिकेट करता हूँ मटेरियल वीकनेस एंड मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट। ये सारे के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेप्स ऊपर पढ़े हैं, खाली आपको इनको याद करना पड़ेगा। अब चलो याद करते हैं। सर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लाइंट आएगा तो मैं क्या करूँ, देखो लॉजिकल वे में याद करोगे ना, देखो मैमेनिक्स यहाँ पे काम नहीं लगेगी। सबसे पहले क्लाइंट आएगा तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। दूसरा, फिर जैसे क्लाइंट आएगा तो उसका ओवरऑल एंगेजमेंट हमको प्लान करना पड़ेगा ताकि बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस टाइम तक ऑडिट खत्म करेंगे, तो हम लोग प्लानिंग करेंगे ओवरऑल एंगेजमेंट की। उसके बाद जैसे प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में हमें सबसे पहले उसका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। सो वी विल अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे। अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग तो ले ली बिजनेस की, अभी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एंटिटी ने क्या इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर परफॉर्म कर रखे हैं वो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई एंटिटी बैलेंस कंफर्मेशन भेजते हैं, एंटिटी रिकंसिलिएशन करता है या नहीं करता। उसके बाद हम लोगों को ये करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोगों ने ये चेक करा फिर हम लोग एसेस करेंगे कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है FS के अंदर। फिर हम लोगों ने जैसे ये सब प्रोसेस परफॉर्म किया तो हमें जैसे वहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ पे रिकंसिलिएशन प्रोसेस नहीं है, तो उसका सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया वो, और उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। अब जैसे ही मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क मिली वो मुझे किसको कम्युनिकेट करनी है, किसको, मैनेजमेंट को। सो मैंने क्या किया, मटेरियल वीकनेस कम्युनिकेट की और मैंने मेक किया एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी विल फॉलो इन रिस्क असेसमेंट। चलो आगे बढ़ते फटाफट। रिस्क रेस्पॉन्स क्या हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। अब जैसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मैं क्या करूंगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर खाली जैसे इनवॉइस टेस्टिंग वगैरह नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक मैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट रखूंगा हमेशा ताकि मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकूं एंड नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर। सो दीज आर द थिंग्स, ये दीज आर द मैटर्स यू शुड लर्न। सिंपल सा मैं क्या बोलूँ, अब अपन याद करते हैं। देखो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है तो भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर खाली मैं अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई कोई इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा मैं ये भी देखूंगा कि वेदर आई नीड टू इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ unpredictability. I will also perform further audit procedure. I will also perform specific procedure. So specific procedure हो गया, further audit procedure हो गया, substantive analytical procedure हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए ना आपने वो एड्रेस करेगा एसेस रिस्क को। कैसे करेगा, आप ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस देख लो इंटरनल कंट्रोल की, वो आप चेक करोगे। और दूसरा आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या हो गया, टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब इनवॉइस टेस्टिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे कि भाई कस्टमर वाइज एनालिसिस करना, प्राइस वाइज एनालिसिस करना, वो सब। और रिपोर्टिंग तो मेरा सिंपल सा काम है। फाइनल फेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग, कि भाई जो भी मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए वो मेरे ओवरऑल कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब मुझे चेक करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 एज वेल एज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, भयंकर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेसिकली रिपोर्टिंग तक, ठीक है ना।
अभी ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में सिंपल सा क्या होता है कि भाई जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का एक मैं सारांश बता देता हूँ कि इसमें एक है ना डिविजनल ऑफिस था, CAR कंडक्ट कर रहा था स्टैट्यूटरी ऑडिट, लेकिन उसमें ऐसा पता चला कि जो डेलीगेशन है ना ऑथोरिटी की, डेलीगेशन ऑफ पावर, कि भाई ये काम तू कर सकता है, ये काम तू कर सकता है, ये काम तू कर सकता है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही थी। तो क्या करना है अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही है? तो अभी हम लोगों को ये पता चला कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम कंट्रोल रिस्क भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीज़ों से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, इनहेरेंट रिस्क एज वेल एज कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क है तो अब भाई डेलीगेशन अगर फॉलो नहीं किया तो ये क्या हो गया, मेरा सीरियस वायलेशन हो गया। सीरियस वायलेशन हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनल कंट्रोल है वो मेरे इफेक्टिवली नहीं कर रहे परफॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रिस्क का रिवीजन करना पड़ेगा, एंड इट विल लीड टू रिवीजन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो फर्दर मेरा ऑडिट प्रोसीजर फर्दर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं कर रहा है तो जो भी मेरे इनवॉइस के पेमेंट्स है या जो भी इनवॉइसेस बने हैं या जो भी मैंने खर्चा किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटी ने अप्रूव किए? अगर अप्रूव नहीं किए तो आई विल क्वालिफाई द IFC-FR ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीरियसनेस। सो ये चीज़ हो गई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 है, थोड़ा इजी है रिलेटिवली, थोड़ा क्या मतलब बिल्कुल ही इजी है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम जो कॉपी पेस्ट है आंसर। तो ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर का सर हम लोगों का अप्रोच क्या रहेगा? देखो मैंने जो वीडियो बनाया है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ से मिल गई, अब जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन है ना वो फटाफट आप याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो इसमें से जो चैप्टर, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो इजी आएगा, 100% इजी क्वेश्चन आएगा। एक तो आप सारे इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लो, एज वेल एज सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट अपना बोलते हैं ना जो वीडियो आने वाला है वो आएगा 4.18 और हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम लोगों ने रिस्क असेस किया, ऑडिट रिस्क समझा, ये सब क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स क्या है, रिस्क को असेस कर लिया तो उसको हम लोगों को कैसे रेस्पॉन्ड करना होगा। होप सो मैंने प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छे से समझाया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखो लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियोस बना सकूं। अब मेरी वीडियोस थोड़ी फटाफट इंक्रीज स्पीड से आएगी ताकि आपका क्या है कि सिलेबस अच्छे से खत्म हो सके। आई विल इंश्योर कि मैं जनवरी एंड या फरवरी मिड में आपको सारे के सारे CA फाइनल ऑडिटिंग के सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चा मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है, मैं गूगल मीट पे प्लान कर रहा हूँ, गूगल मीट पे फॉर May 24 या जिसको May 24 के लिए भी करनी हो या नवंबर 24 के लिए भी करनी हो तो वो मुझे सिंपल सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, सर हाय सर, आई एम संजय एंड आई वांट टू ज्वाइन योर लाइव क्लासेस एट दीज नंबर 7990722766। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है, सर मुझे ऑडिट को कैसे पढ़ना है और मुझे अदर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो क्या काम करना है सर? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। होप सो आपका दिन शुभ रहे एंड आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त रहे। और ऑडिट में तो अपन को एग्जामिशन लानी ही है। थैंक यू सो मच। होप सो यू विल एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।